वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। गायकी की बात की जाए तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत टैलेंट है, यानी यंगस्टर्स इसकी तरफ राग़िब होते हैं। और ख़ास तौर पे पहले तो जी एक इजारादारी होती थी हमारे तमाम के तमाम रिकॉर्ड कंपनीज़ की, या स्क्रीन पे आना मुश्किल होता था, अपनी म्यूज़िक वीडियो बनाना मुश्किल होता है। लेकिन यूट्यूब ने ये तमाम मुश्किलात आसान कर दी हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ऐसे एमेच्योर सिंगर्स के लिए। आज हमारे साथ जो टैलेंटेड यंग पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनका भी रुझान और इनका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, लेकिन इनकी वजह शोहरत इनकी मिमिक्री है। यानी ये अपनी आवाज़ में, तो मैं पता करूँगी कि गाते हैं या नहीं गाते, लेकिन 55 मुख्तलिफ गाने वालों की नकल बहुत खूब उतारते हैं। और इसमें पाकिस्तानी गुलकार भी हैं, इंडियन गुलकार भी हैं और वेस्टर्न गुलकार भी हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं साजिद अली से। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम अस्सलाम। साजिद, लोग अपना अंदाज नहीं बना पाते और उसको कभी कभार उसमें आगे पीछे हो जाते हैं। तुम 55 मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ में कैसे गाना गाते हो? इसमें ऑब्जर्वेशन का कमाल होता है सारा। हाँ। कि आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं तो आपकी अपनी जो वॉइस है आइकॉनिक, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ना। सही। तो हम पर्टिकुलरली सबका होमवर्क करते हैं कि अगर अली ज़फ़र करना है परफॉर्म, तो अली ज़फ़र की वॉइस की वजह से दूसरे सिंगर की वॉइस ना ख़राब हो या नाशत ना हो जाए। तो और इसमें कोई पोस्ट की गिमिक्री तो नहीं है? वरना लोग कहते हैं कि जी ऑटो ट्यूनर और बाकी किसी वजह से आवाज़ में लग जाती है। सिंपल सा एक माइक है और उसके ऊपर हमने लाइव एक मिमिक्री की है। उस पर कोई ट्रैक नहीं है, कराओके नहीं है, और आई हैव डन मैनी शोज लाइव, तो वो सब कुछ लाइव ही है एक्चुअली। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हो? यू स्टडिंग समवेयर, कहीं जॉब कर रहे हो? बेसिकली मैं एक कंपनी ओन करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है माशाल्लाह। और उसके अलावा साइड बाय साइड अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक यूट्यूबर हूँ और रिसेंटली मुझे यूट्यूब से एक अवार्ड मिला है। अच्छा। और ये किस चीज़ का अवार्ड है? बेसिकली 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने के बाद मिलता है। राइट। तो लोगों की मोहब्बत है, लोगों की वजह से मुझे अवार्ड मिला है। और हम लोग के मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स पे काम भी कर रहे होते हैं सोसाइटी की। ट्रेंड्स क्या नज़र आए तुम्हें साजिद? अगर मैं पूछूं कि जब तुम, जाहिर सी बात है, कोई भी गाना गाते हो, डालते हो, किसी के अपनी आवाज़ में कुछ अपना ओरिजिनल गाने की कोशिश की है, या अभी तक यू आर डूइंग कवर्स इन अदर पीपल्स वॉइस? मैं गाता हूँ, बट अब तक मैंने एक्सप्लोर नहीं किया उसको ना, अपनी आवाज़ को लेकिन अब तक बस वही जो लोग इससे महसूस हो रहे हैं, और मिमिक्री से लोगों का अब तक पेट नहीं भरा ना, तो वही वाला पार्ट आता है। तो 55 मुख्तलिफ सिंगर्स की अगर बात की जाए तो इसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन है? किसका गाना गाकर या किसका अंदाज़े गुलकारी को तुम फॉलो करके सबसे ज़्यादा खुश होते हो? राहत फ़तेह अली खान साहब और आतिफ असलम, इसके अलावा जवाद अहमद, और ख़ास तौर पे शहजाद रुबाई, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत डेप्थ है। उनकी आवाज़ में बेस वाली आवाज़, बेस आवाज़ है बहुत है। तेरा मुख जादू कर गया, ये दिल न गया मेरी जान। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल आवाज़ पे, वोकल कॉर्ड्स पे, इसके लिए तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो साजिद? प्रैक्टिस तो कम होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन सुनना पड़ता है ना। लिसनिंग पावर जितनी अच्छी होगी आप मिमिक्री उतनी अच्छी करेंगे। अब जैसे अदनान समी के गाने का अपना एक अंदाज है। माहिया माहिया ये बिंदिया तेरी माहिया, जबरदस्त। और उनका एक और स्टाइल है, वो हर गाने में एक लहर देते हैं, साथिया। ये चीज उनकी आइकॉनिक है। ये अच्छा, मुझे बताओ, आतिफ असलम का गुलकारी से ज्यादा वॉइस क्वालिटी जो उसकी है, यानी समझा जाता है कि आतिफ असलम की आवाज़ एक यूनिक आवाज़ है। पूरे बड़े सगीर में आपको ऐसी आवाज़ नहीं मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। तो वो कॉपी करना कैसा होता है? मुश्किल है? देखिए, बेसिकली मैं तो उनका फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो उनके गाने बहुत सुने मैंने। मैं उनकी आवाज़ तो नहीं मतलब क्लेम करता कि मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन उनका जो अंदाज है, जब वो एक मतलब स्टार्ट करते हैं अपना, जैसे कि लाइव शोज में करते हैं, न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, मुझको फिर भी तेरी याद। डाउन साइड आते हैं फिर, तो ये इनका एक अंदाज, स्केल बहुत है आवाज़ में, यानी फ्रॉम द हाईएस्ट टू द डेप्थ्स, फिर इसके बाद उसको कैरी करना आई थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे ये बताओ कि सबसे ज़्यादा किसकी कोई इंडियन गाना या कोई ऐसा गाना जो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ हो, यानी जिसको तुम कहो कि यार मैंने बहुत सोचा सिदरा, इसके ऊपर बहुत काम किया, उसके बाद इवेंचुअली मैं उसके करीब पहुंच पाया? एक गाना ऐसा है, एक इंडियन सिंगर है शिकविंदर सिंह, और उनका एक गाना है 56 तारे तोड़।
तो वो उनका गाने का अंदाज बहुत मतलब डिफिकल्ट है, उनको कॉपी करने में काफ़ी होमवर्क करना पड़ा। वो कुछ इस तरह से गाते हैं, हो 56 तारे तोड़ नाच लो, सूरज चंदा मोड़ नाच लो, मैं तो बंजारा रे। और इनका दूसरा गाना है, चल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। रिसेंटली एक और उन्होंने गाना गाया, सुपर डुपर हिट गया है, कारी हर मैदान फतेह वो बंदिया, कारी हर मैदान फतेह। तो इनकी जो वोकल है बहुत डिफरेंट है। हाँ, अच्छा मुझे बताओ कि ये तो डिफरेंट और डिफ़िकल्ट लोगों की यहाँ पे बात की गई, म्यूज़िक के बारे में तुम्हारी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है? ख़ास तौर पे एक वक्त था कि हम फिल्मी म्यूज़िक की बात करते थे, फिर पाकिस्तान में हमने पॉप म्यूज़िक देखा, इस वक्त मेरे ख्याल में ड्रामों के जो OSTs हैं वो बहुत मशहूर होते हैं, उसमें तुम्हारा कोई फेवरेट है? देखिए, पहले हम लोग गाड़ियों में जब गाने सुनते थे तो हम लोग डायरेक्ट एल्बम सर्च करते थे। हाँ। अब लोग ड्रामे के जो गाने हैं उनको सर्च करते हैं। बल्कि कल परसों की बात है, मेरे एक दोस्त उसके फ्रेंड सब साथ थे हम लोग, तो कहने लगे यार वो जो ड्रामा है ना उसका गाना लगा, तो राहत फतेह खान साहब का कोई सॉन्ग है बहुत हिट चल रहा है इस वक्त। तो ट्रेंड अब चेंज भी हो रहा है क्योंकि ड्रामे लोग ज़्यादातर देख रहे हैं, ड्रामे में जो चीज़ एक्सप्लोर हो रही है वो चीज़ें लोग कैच भी कर रहे हैं, वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ जाती है, पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन जाता है। सो व्हाट्स योर फेवरेट OST अगर वो सुनाना चाहो हमें? खास तौर पे एक QB का सॉन्ग है कुरुदलान बलोच का, उसका उनका एक हमसफर था। ओके। तो वो कुछ इस तरह का है, थी तो काफिर था, रंजिशें थी मगर वो हमसफर था, हाँ वो हमसफर था। इनका एक और गाना है तो सूफी टाइप है, अपने तंदी खबर नहीं सजन दी खबर लावे का। ये होता है टैलेंट, लोगों के लिए अपनी आवाज़ में गाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतनी खूबसूरती से इतनी आवाज़ों को निभाना ये भी बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे तुम्हारा अपना मुताला होता है साजिद, बिकॉज हम जो ये अभी तुमने गाना गाया OST हमसफ़र का, बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता, लेकिन ये फॉल ऑफ ढाका की मुनासबत से लिखा गया था। और इसको सबसे पहले आबदा परवीन ने गाया था कि वो हमसफ़र था लेकिन उससे साथ ना उस तरह निभा सके। तो फॉल ऑफ ढाका के हवाले से था, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। लेकिन कमिंग बैक टू यू, ये तो जी एक्टर्स की बात हो गई, कभी कैरेक्टर्स, कभी यानी सिंगर्स की बात होगी, एक्टर्स के बारे कभी मिमिक्री की है? या जैसे कि हमारे फिल्मी कैरेक्टर्स हैं या हमारे, मुझे किसी ने बताया था तुम नाना पाटेकर को बड़ा अच्छा मिमिक वो मेरा काफी आइकॉनिक हो गया क्योंकि मैंने उसके ऊपर काफी टॉपिक्स पे काम किया है। बेसिकली रोस्टिंग की है मैंने ना, तो कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के उनकी गलतियों को हाईलाइट करके मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं। जैसे कि नाना पाटेकर के सोसाइटी में कुछ गलत होते हुए देखेगा तो उस पर रोस्टिंग करेगा अपने एग्रेसिव स्टाइल में। ओके, तो वो बड़ा फेमस हुआ है। वो हमें करके देखिए, उनकी दो आवाजें हैं, एक पुरानी आवाज है जो बहुत एग्रेसिव है और आजकल जो उनकी आवाज है क्योंकि वो बूढ़े हो गए तो लाइट ट्यून हो गई, तो पुरानी आवाज पहले ऐसी है जैसे कि इनक्रोचमेंट हो रही है ना। हाँ, तो हाँ। कब से दुकान लगा बाहर बैठे में बात, ठेला केला किलो आलू सब कुछ रखा है फुटपाथ के ऊपर, कहाँ क्यों गुजरे हैं, कहाँ गाड़ी लगा है, ट्रैफिक में बैठे हुए हैं। 3 लेन का रोड बना हुआ है, 2 पे कारोबार चल रहा है, 1 पे गाड़ी चल रही, कैसे चलेगा मुल्क। तो ये उनका वो स्टाइल है। और अब का जो स्टाइल है वो काफी डिसेंट स्टाइल है। आज टीवी पे मैच्योरिटी आ गई ना, यानी वो विजडम आ गया एज के साथ, वो जो वो चेंज हो गई है। हाँ। आज टीवी पे बुलाया है, हम बहुत शुक्रगुजार है आपके, आपका शो देखा बड़ा अच्छा लगा और आपका स्टाइल काफी अच्छा है, सेट बहुत अच्छा है, टीम बड़ी अच्छी है, कोऑर्डिनेशन भी बेस्ट है। प्लेजर टू बी हियर। प्लेजर टू हैव यू हियर साजिद। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में ये है कि ये प्रायर टू मी टू मूवमेंट वाली आवाज अलग थी, अब मी टू मूवमेंट के बाद जो आवाज है उसमें जरा ठहराव भी आ गया और विजडम भी आ गई है। ये चीज अमिताभ बच्चन साहब में भी है। अच्छा, 1980s की आवाज सुनेंगे तो यंग थे तो आवाज थोड़ी सी अलग थी। हाँ, वो भी डाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 99 में आए, आवाज थोड़ी सी भारी हुई, शराबी फिल्म में बोला, मंजू जी आपने सुबह सुबह हमें आज टीवी में लाके बैठा दिया, क्या मजा आ रहा है भाई साहब, आए। फिर 2002 में एक फिल्म आई, 2002 में 2003 में कभी खुशी कभी गम, तो शाहरुख खान के साथ इनका एक सीन है, वो उसको थोड़ा सा डांट, यशवर्धन रायचंद बन गए। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं यहाँ पे आके सोफे में बैठा हुआ तो मुझे देख नहीं रहा, क्या बात है। तो और अगर आज बिल्कुल करंट स्टाइल में 2018 की अगर बात की जाए, अमिताभ बच्चन के स्टाइल पे अगर तुम ब्रेक ले लो तो बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा। और इसी के साथ हम तुम्हें शुक्रिया भी देंगे।
देखिए भाई साहब, अगर आप समझते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ और शो वैसे ही वो जारी सही लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक लेने वाले हैं, आप भी जाइए, सुबह सुबह का टाइम है, जाकर सब्जी खरीदिए, नाश्ता बनाइए, बच्चे भी रो रहे हैं घर में आपके, जाकर उनकी देखभाल कीजिए। बाकी शुक्रिया आपका, हमें देखते आए, तो दोबारा मुलाकात होगी भाई साहब। हाय, थैंक यू सो मच। जी जनाब, सो आफ्टर दैट फ्लेवर ऑफ मिमिक्री अब हम बात करेंगे मिलो पाकिस्तान से के हवाले से। दिस इज़ योर फेवरेट सेगमेंट और मेरा भी ऑफ कोर्स, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं यूनिक डिफरेंट अकम्पलिश पाकिस्तानी से, जो अगर ज़िंदगी एक तरीके से एक धारे में बह रही है, तो ये वो लोग हैं जो कुछ डिफरेंट करने का, कुछ एडवेंचरस करने के बारे में सोचते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक आरजे से मिला रहे हैं। इनमें क्या ख़ास बात है, ये आप इनके पैकेज को देख के अंदाज़ा लगाएंगे। सो लेट्स टेक अ लुक। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं, ऐसा साबित कर दिया पेशावर की ख्वाजा सिरा सूबिया ने, जो खैबर पख्तूनख्वा की पहली रेडियो आरजे बन गईं। सूबिया आला तालीम हासिल कर रही हैं, साथ साथ दूसरे ख्वाजा सिराओं के लिए रोल मॉडल भी बनना चाहती हैं। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे आरजे सूबिया के हवाले से ये पैकेज। यकीनन मुश्किल होता है माशरे के स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना और अपने लिए एक मुनफरिद कल, एक खूबसूरत कल इमेजिन करना। हम में से अक्सर लोग हिम्मत करते हैं लेकिन मुश्किलात के सामने हार जाते हैं। तो इसीलिए ख़ास तौर पे आज आरजे सूबिया को इसीलिए बुलाया है ताकि आपको बताएं कि मुश्किलात के बावजूद लोग किस तरह हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सूबिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप आज? मैं ठीक ठाक हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज न्यूज़ वालों की बड़ी मेहरबानी, लोगों ने मेरी बात को समझाएं और मुझे आज लाइव पे लिए हैं, तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश इस बात पे कि इन लोगों ने हमारी बात को समझे, हमारी दर्द को समझे और मेरे एक्सपीरियंस को समझे कि मैं क्या कर सकती हूँ इस पाकिस्तान के लिए। तो ये बड़ी बात है मेरे लिए। आप माशाल्लाह आला तालीम हासिल कर रही हैं, हायर एजुकेशन में। वैसे ही हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारी इनरोलमेंट होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो तालीम की तरफ जो ये आपका शौक था, इसको किसने ज़्यादा उजागर किया? आपको ये सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिली, आपने खुद ऑब्जर्व किया कि मौके इसके बगैर नहीं खुल सकते? किस चीज़ ने आपको तालीम की तरफ रिझाया? फर्स्ट बात जो आपने तालीम भी की, तो ये इसमें ज़्यादा रोल मेरे माँ बाप का भी है, क्योंकि मेरे माँ और मेरे बाप ने मेरी बात को समझे, मेरी दर्द को समझे। उन लोगों ने ये इस बात को तस्लीम किए कि मेरा बेटा जो है वो ट्रांसजेंडर है, इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, ये कुछ कर सकते हैं, अपने मल के लिए भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी कर सकता है। तो मुझे तालीम शुरू से पसंद थी, लेकिन आपको पता है जब हम माशरे में घूमते फिरते तो लोगों की नज़र हम पे होती है, लोग हमें तालीम की तरह से रुकावट की तरफ पे लाते हैं, वो हमें छेड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी मैंने यही सोचा अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे इस बातों से आगे निकलना। अगर मैं लोगों की खामियों को देखूंगी तो लोग मुझे मैं पीछे रह जाऊंगी, लोग आगे चले जाएंगे। तो मैंने ये सोचकर ये स्टेप फिर उठाया कि मैं अपनी तालीम कंप्लीट करूंगी और इस तालीम की बदौलत मैं हर जगह बैठ सकूंगी, अपने ट्रांसजेंडर के लिए कुछ कर सकूंगी, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो मुझ में किसी का दखल अंदाजी लोग करेंगे, उनके अपनी माइंड होंगी, वो लोग कहेंगे कि कुछ नहीं कर सकी। लेकिन मैंने लोगों को दिखाया भी और साबित भी किया है कि मैंने अपनी तालीम जब शुरू की, मैंने एग्जाम भी दिए, लड़कियों के स्कूल में गई थी, वहाँ पर मैंने बैठ के लड़के भी मुझ पर देख के मुझे हंस रही थी, ये ट्रांसजेंडर हमारे साथ भी एग्जाम देंगी, ये क्या कर सकती है, ऐसे आएंगी फिर चले जाएंगी। ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी कि मैंने सारी लड़कियों में मैंने टॉप पोजीशन लिया। मेरे साथ वो प्रूफ भी मौजूद है, मैं दिखा भी सकती हूँ लोगों को भी। अगर लोगों को यकीन ना हो तो मैंने 3rd ईयर का एग्जाम बड़े अच्छे तरीके से मैंने उसके लिए स्टडी की थी और इसमें मैं कामयाब हो गई। और इंशाल्लाह भी आपकी बात काट रही हूँ, उस कते कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हम जिस तरह बात करते हैं और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने ना कुछ लोगों को उनसे कुछ काम लेना होता है, तभी उनके लिए रास्ते में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं। आप यकीनन उन्हीं में से एक हैं। मुझे ये बताइएगा कि केपी का जब हम जिक्र करते हैं या पेशावर का जिक्र करते हैं तो जहन में एक बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही कंजर्वेटिव माशरा आता है, और फिर हमने
अखबारात में जैसे देखा कि एक दफ़ा किसी ख्वाजा सरा को, किसी ट्रांसजेंडर को गोली लगी, तो उसका इलाज मुआलजे में भी रुकावटें लोग डालते हैं कि जी इनको लेडीज़ वार्ड में रखें या इनको मेंस वार्ड में रखें। इस तरह की जहां मुश्किलात जिस माशरे में हों, आप किस तरह समझती हैं कि आगे बढ़ने के लिए लोगों के रवैयों में, माशरे में क्या तब्दीली आनी चाहिए? बड़ी अच्छी बात आपने कि वो ट्रांसजेंडर जो था वो गलत डॉक्टर्स की वजह से और लोगों की वजह से वो मर गया। अगर डॉक्टर उस पे उसी वक्त उस पे उसका चेकअप करवा लेते, इसी बात को ना देखते कि उसको लेडीज में रखना है या मर्दों में रखना है, उस वक्त उसकी सेहत का मामला था। सेहत जो होती है इंसान को अल्लाह की तरफ से मिलती है, लेकिन डॉक्टर को यही इख्तियार होता है, वो सेहत को पकड़ता है, उसकी बीमारी को जड़ से निकालता है। तो डॉक्टर को ये मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर की बड़ी गलतफहमी यही थी कि आप उस वक्त इस बात को ना देखें कि ये ट्रांसजेंडर को हम कहाँ पे रखें, लड़कों पे रखें या लड़कियों में रखें। आप उसके इलाज करवाते, शायद वो बच जाती। यानी इंसानी जान की अहमियत और इंसानियत की अहमियत होनी चाहिए। आप जैसे लोग सोबिया, जब आप पढ़ लिख कर लोगों की एक सही तरह से ख्वाजा सराहों की, ट्रांसजेंडर्स की सही नुमाइंदगी करेंगी तो लोगों के रवैयों में तब्दीली आएगी। लेकिन आज जो हमारे माशरे का रवैया है, आप समझते हैं कि ख्वाजा सराह को या ट्रांसजेंडर्स को इज्जत दी जाती है या उनको एक कैरिकेचर, एक मज़हका खेज किरदार बनाकर रख दिया गया है? ये बात आपने बहुत अच्छी की मैडम, कि यहाँ पर अभी भी वही बातें हैं। लोग इज्जत की निगाह से तो लोग यही देखते नहीं हमें कि लोग क्या है। ये लोग हमें खिलौना समझते हैं। एक खिलौना भी जब होता है तो उसकी भी एक वैल्यू होती है। जब बाप अपने बेटे के लिए कोई खिलौना लाता है तो उसकी एक वैल्यू होती है। बच्चा उसके साथ खुशी खुशी घूमता है, खुशी खुशी के साथ खाता है, पीता है, उसको अपने दोस्तों को दिखाते हैं। हम ऐसे ही लोग हैं कि लोग हमें खिलौने की शक्ल में भी तस्लीम नहीं कर रहे। तो मैं अपने माशरे को यही कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ ये ना देखें कि हम ट्रांसजेंडर हैं, ये कुदरत की तरफ से है, ये हमने खुद सोचा नहीं कि हम ऐसे बन जाएं। लेकिन इनके जब माइंड उस वक्त तक चेंज नहीं होंगे कि लोग उस वक्त चेंज हो जाएंगे कि ये अच्छे अच्छे पोस्ट पे इन ख्वाजा सराह को बिठाएंगे, इनको तालीम के मौके दिए जाएंगे, इनको हर जगह पे, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की की जरूरत एक जगह पे होती, वहां पर ये ट्रांसजेंडर को रखेंगे तो लोगों को इस बात की आगाही होगी। लेकिन इसके ये स्टेप मैंने इस वजह से भी उठाए मैडम कि मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि केपी के में सिर्फ लोग नाच गाना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छी जगह पे जाना चाहती थी। वो ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई। मैंने तालीम करके अब एक रेडियो मैंने ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर मुझे सैलरी मिल रही है। आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि अब तो हम देखते हैं कि तरमीम आई है हमारे कवानीन में भी, लोगों के नजरिए में भी, और अगर आप नादरा पे जाएं और अपना शनाख्ती कार्ड बतौर ट्रांसजेंडर बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं, और आपने भी यकीनन बनवाया होगा। उसमें आपको कोई रुकावट लगती है? क्योंकि किसी ने मुझे ये भी बताया था कि अगर आप जो ख्वाजा सरा जाके अपना जब CNIC बतौर एक ट्रांसजेंडर के बनवाते हैं तो फिर उनको बहुत कुछ फॉरगो करना पड़ता है, उनको अपने इनहेरिटेंस राइट यानी जो विरासत के मामलात हैं उससे उनको बेदखल होना पड़ता है। पाकिस्तानी नहीं हो सकता जब उसका कार्ड ना हो। हमारी पहचान तो सिर्फ कार्ड से ही है। आपने नादरा की बात की ट्रांसजेंडर के लिए, तो ये बातें तो हुई, हम इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि चीफ जस्टिस ने हमारे लिए बहुत अच्छे इकदाम उठाया था। लेकिन जब दूसरी बात पे हम फोकस दे दें कि जब ये लोग ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर बैठते लोगों को, नादरा वालों को कहते हैं कि हमारे शनाख्ती कार्ड बनवाई दीजिए, तो पहला सवाल ये लोग इनको यही कहते हैं कि अपने माँ बाप के शनाख्ती कार्ड लाओ। ऐसे ट्रांसजेंडर जो अभी तक कम से कम 20 या 25 साल तक अपने घर तक नहीं गए, तो वो अपने माँ बाप के कार्ड कहाँ से लाएं? तो पहले यही खामी हो जाती। दूसरे पे ये लोग इनको यही कहते हैं कि आप नाज़िम के पास इसकी वेरिफिकेशन करवा दे, यही करवा दे, बड़े मसाइल उनके आगे पेश हो जाते हैं। मेडिकल टेस्ट भी मांगते हैं सोबिया ट्रांसजेंडर होने का? जी, क्या मेडिकल टेस्ट भी आपसे मांगते हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं? वो कह रहे कि आप लोग मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे, और फर्स्ट जो चीज़ ये लोग मानते हैं, माँ बाप का शनाख्ती कार्ड मानते हैं, वो मंगो के ला दो हमें कि हम देखें कि आप इनके ये आपके माँ बाप है कि नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है अल्लाह की तरफ से कि मैं अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ और बड़ी खुश हूँ। और ये तो अल्लाह की तरफ, ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो कम से कम 20 या 25 साल से अपने घरों तक नहीं जाते, ऐसे ट्रांसजेंडर भी कम से कम 50 या 60 साल
हो गए, उन लोगों ने अपने माँ बाप को देखा भी नहीं कि हमारे माँ बाप अभी मरे हैं कि नहीं मरे। उन माँ बाप ने भी अपने बेटों को नहीं पूछा कि हमारे बेटे कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ये लोग इसको यही कहते हैं कि अगर आपने कार्ड बनाना है तो आपने माँ बाप का शनाख्ती कार्ड लाओ। तो ये लोग वो रुकावटें हैं कि कवानीन होने के बावजूद भी आपको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात है कि देखें, एक तो आप में खुद ही आगाही है और आप इस हवाले से लोगों में शऊर बेदार कर सकती हैं। आखिर में सोबिया, एक ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप एज अ आरजे भी काम कर रही हैं, आप एक नेटवर्क पे मौजूद हैं, हर जुमेरात को आपका शो आता है, उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा, ये आपके लिए तजुर्बा कैसा रहा? बस मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने आपको पहले ही बात बताई कि जब इंसान तालीम करता है तो हर जगह पे उसको नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि अगर मेरी तालीम ना होती, अगर मैं तालीम से महरूम हो जाती तो आज मैं आपके सामने भी ना बैठती और ना मैं उस रेडियो में बैठी, क्योंकि मुझ में इतने गर्स थे कि मैं अपने आप को समझ रही थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने एक रेडियो इस वजह से ज्वाइन किया कि मेरे वहाँ पर एक्सपीरियंस भी हो जाए। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उन लोगों ने मुझे तस्लीम कर लिया। बड़ी बात तस्लीम करने की होती है। बहुत से लोग हमें कहते हैं आपको यहाँ रख देंगे, वहाँ पर रख देंगे। दैट इज द की मैसेज सोबिया, जो एक्सेप्टेंस वाली आपने बात की कि दूसरे को इज्जत देना, दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट करना, दिस इज व्हाट इज मिसिंग। और जब ये हो जाएगा तो हमारी डाइवर्सिटी, हमारी इंक्लूसिविटी, यही हमारा सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ बनकर उभरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियां दे और आपके लिए और मंजिलों को आसान बनाए। हमारे साथ सुबह मौजूद होने का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन बढ़ते एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये हिम्मत, ये हौसला हमें ज़रूर चाहिए, और ताकि लोगों में भी ये शऊर उजागर हो कि हर इंसान की डिग्निटी है, हर इंसान की रिस्पेक्ट है, और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब और कोई तबका नहीं होता। तो इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। इनफैक्ट मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी इसके हवाले से बड़े रिसेंटली देखे। आप सब जानते होंगे एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, नीम हकीम वबाल जान। और ये नीम हकीम हमारे अब हर घर में पाया जाता है, क्योंकि हम जब भी किसी से कंप्लेन करें कि जी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो गई है या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, कोई ना कोई घर का एक डेजिग्नेटेड डॉक्टर होता है जो आपको प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करता है कि आप ये दवाई ले लीजिए। और यकीनन आमतौर पे ये वो एक्सपेरिमेंट अपने आप पे भी करते हैं। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सेल्फ मेडिकेशन, यानी जब हम समझते हैं कि ये छोटी मोटी बीमारी है और अब तक ये बीमारी हम इतनी दफ़ा वायरल है, मौसमी बुखार है कि इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ अलामात अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो उसको हम खुद ही दवा लेके सही कर सकते हैं। ये कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है और ये कितना डेंजरस हो सकता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए जिनकी और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो। इस हवाले से आज हमने सोचा कि इस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज के ट्रेंड्स क्या हैं मार्केट में। ओवर द काउंटर लोग बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन दिखाए कोई भी दवा पाकिस्तान में ले सकते हैं, चाहे वो ख्वाबावर गोलियां हों, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, एंड दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। लेट्स टेक अ लुक एट दिस पैकेज और उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। सेल्फ मेडिकेशन से मुराद बीमारी की सूरत में किसी डॉक्टर और मुआलिज के मशवरे के बगैर अद्वियात का इस्तेमाल करना है। इसके जिम्मेदार तो ये है कि फसली तो मेडिकल वाले हैं, मैं भी मेडिकल पे काम करता हूँ, ये अनलीगल है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी कहते हैं कि आप पैरासिटामोल लें फिर आए हमारे पास। हमारे यहाँ ये बात बहुत आम है कि अगर कोई सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम या हत्ता के बुखार में भी मुब्तला होता है तो वो अपने मुआलिज या डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर के करीबी मेडिकल स्टोर से जाकर दवा ले लेता है या खुद ही घर में मौजूद अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देता है। दूसरे ममालिक में पैनाडोल बगैर प्रिस्क्राइब नहीं चलती। चल कर आता है हमारे पास क्या पेट में दर्द है या सर में दर्द है या पाँव में दर्द है, तो हमें जो मालूमात होती है उसके हिसाब से दे देते हैं।
इस तरह अद्वियात के इस्तेमाल से आप वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनका मुसलसल इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है और जिस्म में बहुत से मुहल्लिक अमराज को जन्म देता है। तो जब हम खुद से दवाइयाँ लेते हैं तो जाहिर है फिर उसमें हम और मजीद बीमारियों में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने लिए परफेक्ट दवाई चूज नहीं कर पाते। चीज़ का जिम्मेदार बिल्कुल एक इंसान खुद भी है और जो उनको दे रहा है वो दोनों है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक्ट और कवानीन के बावजूद भी इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और नागहानी अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। अ वेरी क्रिटिकल इशू जिसको लोग अक्सर समझते हैं, लाइटली लेते हैं। सिम्टम्स को देखा आपने, इसमें रिपोर्ट में भी देखा होगा कि किसी ने कहा जी डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने भी पैरासीटामोल देनी थी, हमने भी पैरासीटामोल ही तो दी है। तो ये जो नीम हकीम है AKA हमारा केमिस्ट जो समझता है कि डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है, जी ये जेनेरिक दवाई है, ये मौजूद नहीं है, आप दूसरी ले जाइए। दोज आर द मिस्टेक्स दैट वी आर कॉमनली मेकिंग। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल, एन एक्सपर्ट पैनल टू टॉक अबाउट दिस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह ईसा, यूर अ जनरल फिजिशियन। थैंक यू डॉक्टर फराह फॉर मेकिंग टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं जर्नलिस्ट, राइटर, ब्लॉगर फरनाज जाहिदी। थैंक यू फरनाज, यू रिसेंटली रिटन एन आर्टिकल अबाउट दिस एज वेल। सबसे पहले इसके मेडिकल एस्पेक्ट को कवर करना चाहूँगी। तो डॉक्टर फराह, दो इशू सामने आते हैं। नंबर वन, द रेजिस्टेंस, यानी अगर आपने बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी की तरफ चली जाती है। और दूसरा इसका जो एंगल है वो ऑफ कोर्स साइड इफ़ेक्ट्स का है कि यानी पूरी तरह से आपकी मेडिकल सिचुएशन को, कंडीशन को जांचे बगैर सिर्फ चंद सिम्टम्स की बेसिस पे अगर कोई दवा इस्तेमाल की जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। पहले तो ये बताइए कि व्हाई इज़ इट दैट वी टेक आवर मेडिकल सिचुएशन सो लाइटली। अमेरिका में तो लोग कहते हैं ना कि जी इलाज मुआवजा कराना बहुत महंगा है, तभी लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्ट रखे हुए कवानीन कि पैरासीटामोल भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं कनाडा से आई हूँ वापस 18 साल रह के, तो मेरी ट्रेनिंग ज़ाहिर है बाहर की है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि गाइडलाइंस इतनी ज़्यादा टफ़ हैं कि हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट इसको इतना आगे लेके नहीं जा रही, लेकिन चेंजेस आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आई थिंक सबसे बड़ी इशू ये है सेल्फ मेडिकेशन का कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि व्हाट दे डू इज़ दे गो ऑनलाइन। हर एक डॉक्टर बन गया है, तो दे गो ऑनलाइन, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो उनको मिलती है तो वो उधर से उठाते हैं और देन दे स्टार्ट यूजिंग यू नो व्हाटएवर मेडिसिन दैट दे थिंक। सो सिंपल कि आपने 3-4 अपने सिम्टम्स गूगल किए और डॉक्टर गूगल ने जो आपको कहा आपने वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लेकिन द थिंग इज़ कि लोगों को एक्चुअली एजुकेशन या अवेयरनेस भी नहीं है, क्योंकि बात असल में ये है कि इवन इन US नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे स्टडी जो हुई थी वो 50% लोग ड्रग्स मतलब खुद ही सेल्फ मेडिकेट करते हैं अपने, लेकिन वहाँ पे क्योंकि कंट्रोल्स इतने ज़्यादा हैं तो यू नो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्टडीज़ के हिसाब से जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, बल्कि ये फरा बताएंगी, बल्कि और ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा इनसे रिसर्च की होगी, लेकिन जो मेडिकल पेपर्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें यहाँ पे कॉलेज के लोगों में जो स्टडी हुई है उसमें 80% बच्चे जो है वो सेल्फ मेडिकेशंस ले रहे थे। और पेन वगैरह के लिए तो लोग लेते हैं, लेकिन ख़तरनाक उस वक्त ये होता है उस वक्त जब आप ऐसी दवाई लेते हैं और समझते हैं कि यू नो इट यू आर गोइंग टू गेट बेटर और आपकी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है। अच्छा, ये एक और इसका एंगल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कुछ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए कि जी बुखार है, अब बुखार की असल वजह क्या है, क्या अंदर खुदा न खासा कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई और वजह है, आपने अपनी तरफ से जो पेन किलर लिया या फिर एंटीबायोटिक लिया। ये भी एक ग्रोइंग एपिडेमिक है और फरनाज ने इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा था। फरनाज, यू शोड अस दैट पीपल आर रेडिली पिकिंग अप एंटीबायोटिक्स, जो आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया कि जी मुझे फलाना एंटीबायोटिक बहुत सूट करता है, उसके बगैर तो मेरा नज़ला जाता ही नहीं है। आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, खुदा न खासा जब आपको फाइनली कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है तब तक बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी होती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Absolutely, thank you for having me over, Sidra, and this is so important because जैसे आप शुरू में कह रही थी हर घर में एक prescribed, so the package was very important because that was about how they are not even pharmacists sometimes कि वो qualified हैं but वो दे रहे होते हैं लोगों को। बट आई थिंक इसका कुछ ताल्लुक हमारे रेजिस्टेंस से है, इस बात की कि हम डॉक्टर के जाने की बॉदरेशन अवॉइड करते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद एजुकेटेड पीपल
और अगर आप अंडर प्रिविलेज तबके में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ ये होता है कि वो सोचते हैं कि उन्हें उस दिन का काम छोड़ना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने टेस्ट्स लिख दिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर फरा वुड बी एबल टू टेल बेटर, आपको टेस्ट तो बहरहाल कराने पड़ते हैं। अगर आप कल्चर नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो अभी तक आपकी बॉडी पे वर्क करते हैं और कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है। फिर जैसे इस महीने मनाया जा रहा था, एंड सो दिस इज़ सो रेलेवेंट, ना सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जो कि नंबर 1 पे है मिसयूज ड्रग्स की अगर आप रिसर्च देखें, बल्कि ऑल्सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसका मतलब है आप एंटी फंगल, एंटी वायरस, इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तो उसमें ये होता है कि एक वक्त तक तो दवाइयों के नाम लिए बगैर या ब्रांड नेम्स के, वो पाकिस्तान की कुछ पेट दवाइयाँ हैं जो हम उठा लेते हैं। ना सिर्फ कि हम उठा लेते हैं बल्कि हम ये भी कहते हैं कि अच्छा अब 2 दिन में एंटीबायोटिक से मैं बेहतर फील कर रही हूँ तो मैंने छोड़ दी। Once you leave that, there is a real danger that it will come back to you. यानी ना सिर्फ हम जो उसका पूरा एक साइकिल होता है जो कहा जाता है कि एक डोजेज है आपकी एंटीबायोटिक की, उसको फुलफ़िल नहीं करते। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कुछ पेन किलर्स हैं जो हमारे घर में अगर फर्स्ट एड बॉक्स में पड़े होते हैं। हमारा एक एक्सट्रीम ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बच्चे की ज़बान पर वो फ़लानी दवाई है और आपके घर में जो आपकी हेल्प है, जो आपकी मेड है, और अगर वो भी बहुत ज़्यादा थक जाए तो आपसे वो आराम से रिक्वेस्ट कर लेती है कि मुझे भी वो पेन किलर दे दीजिए, एज इफ वो पेन किलर ना हुई कोई चॉकलेट या बंटी हो गई। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे और यही डेंजरस ट्रेंड्स फिर हम अपने बच्चों में भी मुंतकिल करते हैं, क्योंकि हम उस ख्वारी से बचना चाहते हैं कि कौन डॉक्टर की लाइन में जाके लगे, डॉक्टर से मिले। और फिर एक कल्चरल बैरियर ये भी है कि हमारे यहाँ अच्छा डॉक्टर उसको समझा जाता है जो टेस्ट ना दे। यानी आप पता नहीं क्यों हमारे जहनों में ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ अ हकीम है कि वो नब्ज देखे और बता दे कि आपके साथ क्या क्या बीमारी है, लेकिन टेस्ट वो ना कराए, क्योंकि अगर उसने टेस्ट कराया तब तो इसका मतलब है वो बड़ा ना तजुर्बेकार डॉक्टर है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। हम सभी अपने घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, उसकी भी जो दवाइयाँ अगर हमने पेन किलर्स या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं उसकी एक्सपायरी डेट नहीं चेक की जाती। और पढ़े लिखे घरों में भी हमने देखा है कि दवा का नाम अगर आपको याद भी हो उसकी पोटेंसी आप सही याद नहीं करते। तो किसी शख्स को अगर आपने दवाई लेने के लिए भेजा है तो वहाँ जाके लाल वाला डब्बा, पीला वाला डब्बा हो रहा होता है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो योर मेडिसिन्स एंड टू बी वेरी अवेयर अबाउट देम। एक और इशू जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि आम तौर पे जब केमिस्ट के पास लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके भी अगर पहुँचते हैं और अच्छी अगर फार्मेसी या अच्छी मेडिकल शॉप है वो आपसे कहती है कि नहीं जी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं देंगे, प्रिस्क्रिप्शन पे डेट चेक नहीं की जाती। अक्सर बुजुर्ग अफराद 2 महीने पहले, 4 महीने पहले किसी अपनी मेडिकल कंडीशन के लिए जाके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनको कोई दवा दी जाती है और उस दवा का नुस्खा वो समझते हैं कि शायद ये ताहयात आपको नुस्खा दे दिया गया है, जबकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये जो लिंगरिंग बीमारियां हैं इसमें आपको वक्तन फ़वक्तन टेस्ट कराने की और अपनी दवा को दोबारा ऑल्टर करने की बहुत ज़रूरत है। सो एनी प्रिस्क्रिप्शन विच इज़ इवन एज ओल्ड एज 3 हफ्ते 4 हफ्ते उसको आपको दवा को इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर अगेन। वी कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। डॉक्टर फरा, आपके पास भी तो अक्सर लोग आते होंगे, एक तो जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, अच्छा डॉक्टर वो है जो टेस्ट ना बताए। टेस्ट से हम बड़ा घबराते हैं एज अ नेशन, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आई थिंक एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइम, एफर्ट एंड देन you have to be fasting when you're going for most of the tests. लेकिन ये अगेन मैं इस पे चाहती हूँ कि अवेयरनेस हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ, बिकॉज आई वर्क एट डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। तो हमारा अवेयरनेस का बहुत हमारा मैंडेट है कि हम जो है जगह जगह जाके लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, डायबिटीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि यहाँ पे मासेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए जो बताए कि भाई मेडिसिन से रिलेटेड फार्मेसिस्ट के साथ ज्वाइन करके कोलैबोरेशन में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट वी आर नॉट ऑन वन पेज एज वेल। व्हाट अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग?
फरनाज, अगर आपसे पूछना चाहूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम भी, लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जब ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम करते हैं, इन मेडिकल स्टोर्स पे, इन केमिस्ट से, ऑफ कोर्स यू नो इसमें एक बिज़नेस एंगल तो है, लेकिन इंसानी जान का भी मामला है, यानी ये जान बचाने वाली अद्वियात हैं। इसके हवाले से उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सेंसिटाइज़ किया जाता है कि अगर आप समझे भी कि आपके तजुर्बे में कि ये फ़लानी दवाई आप दे सकते हैं लेकिन ना दीजिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। एब्सोल्युटली। सबसे पहली बात तो ये कि क्या वो वाकई फार्मासिस्ट हैं, दूसरी बात ये कि क्या वो सर्टिफाइड हैं टू प्रिस्क्राइब। बाहर ममालिक में पूरे फिजिशंस असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए भी बहुत लंबे होते हैं और उसमें भी वो कुछ ड्रग्स मतलब प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत रेडली किया जाता है। अब नई चीज़ ये है कि हम एडवर्टिजमेंट्स भी देख रहे हैं टेलीविज़न पे, तो जाहिर है जब आप दवा का विद ब्रांड नेम ऐड देख रहे हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छी फार्मेसीज लोगों को टर्न डाउन करती है, लेकिन पीपल आर एडिक्टेड टू पेन किलर्स। वो रात को सोने वाली जो ख्वाब आवर दवाइयाँ हैं उसमें एडिक्ट होते चले जा रहे हैं और बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के खुद जाते हैं और लेते हैं, एंड दीज आर रेडली अवेलेबल। हमारे साथ शहरी इस वक्त मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आज टीवी में बहुत अरसे से टारगेट के नाम का शो कर रहे हैं और इस तरह के इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ जो कंज्यूमर्स के हवाले के होते हैं, लोगों के हवाले से होते हैं, उसको उठाते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने ये फार्मास्यूटिकल सर्किट या मेडिकल स्टोर्स के हवाले से भी किए हैं। शहरी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो मैल प्रैक्टिस हमें नज़र आ रही है, इसको मैल प्रैक्टिस ही कहेंगे कि एथिक्स नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, नुस्खे के बगैर, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी किसी ने आके कहा और आपने उसको दवा दे दी, इसका रुझान अब आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है या इसमें लोग अब और अवेयर हुए हैं और इसमें कुछ रोकथाम हुई है? जहाँ बात आती है सेल्फ मेडिकेशन की, वहाँ पर अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही गलत भी है और ख़तरनाक भी है। लेकिन इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वहाँ पर जो अगर आप उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है या मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, तो वो फ़ौरन आपको कोई सी मेडिसिन का नाम बताएगा जो किडनी के दर्द में दी जाती है। अगर आप बोलेंगे मेरे मैदे में दर्द हो रहा है तो वो आपको मैदे की दवा दे देगा। ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको नहीं पता कि आया जो पेशेंट है या जो भी शख्स आया आपको कह रहा है कि मेरे मैदे में दर्द हो, लाजमी नहीं है कि वो मैदे का दर्द हो। उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी ऐसी दवा देना, मेरे ख्याल से अगर हम किसी वकील से बात करेंगे तो कानून जुर्म भी होता होगा। लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं। और आप अगर इस चीज़ को देखें कि नीम की दवाएँ जो होती हैं वो नशे के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, बाकी कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ड्रग्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, उनके इंजेक्शंस भी जो है वो खुलेआम दिए जा रहे होते हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती है। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है जिसके ऊपर हमारी जो हुकूमत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बल्कि यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, हम भी यहाँ पे ये बात कर रहे थे, ये जो ख्वाब आवर गोलियाँ होती हैं जिसके लोग एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? यानी आप कहें कि जो ड्रग्स कंपनीज ये दवाइयाँ बनाती हैं वो लोगों को सेंसिटाइज नहीं कर पा रही, या हमारे यहाँ ओवरऑल एक रविश ऐसी है, आप किसको जिम्मेदार पाते हैं? जहाँ बात आती है जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी तो ड्रग्स डिपार्टमेंट की बनती है। वो उनका चेक एंड बैलेंस क्या है, और आप इस चीज़ को कोई भी जाके चेक कर ले, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप अभी भी जाएं और वहाँ पे जाके अपना कोई भी मर्ज बताएं तो वो आपको फ़ौरन बता देगा जी ये दवा होती है। ड्रग्स डिपार्टमेंट जो है माजरत के साथ उनका काम हमें कुछ नज़र नहीं आता है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि जो लाइसेंस भी लिए जाते हैं वो बी फार्मेसिस्ट के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल हो रहा था। ये बात सबको पता है, पता नहीं कितने मेडिकल स्टोर के लाइसेंस जो है उस तरह बढ़ गए। ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये मैं कोई नए इंकिशाफात नहीं कर रहा हूँ, ये इंकिशाफ जो है पहले भी हो चुके हैं और ये सबको पता है। लेकिन अब जहाँ पर बात आ जाती है रिश्वत की, जहाँ पर बात आ जाती है पैसों की, तो वहाँ पर जो है फिर सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सब कहते हैं जी। बल्कि शहरी रिश्वत ही की क्या बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पोजीशंस पे रह चुके हैं, मिनिस्टर्स रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं जो इसी तरह के केसेस में मुलव्वस हैं। वो अपने आप में एक अलग शो होगा, उसमें हम आपको ज़रूर स्टूडियो में बुला के इस पे बारे में बात करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव भी ना हो, अगर अच्छा काम भी हो रहा है, जिम्मेदार केमिस्ट और फार्मासिस्ट भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और इस अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि रोकथाम के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है? यानी इस सिस्टम को, जो इसकी तमाम तर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेसेस हैं, हमारी ये आम रविश है, इसको हम ख़त्म कैसे करें, इसकी रोकथाम कैसे करें?
देखिए डिपार्टमेंट की जानिब से बातें ज़रूर होती हैं, अगर आप किसी ड्रग्स इंस्पेक्टर से बात करेंगे बोलेगा नहीं जी हम तो उस पर बड़ा एक्शन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ कि इस वक्त आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं और अपना कोई मर्ज बताएं, वहाँ आपको खड़े खड़े जो है वो कोई दवा तशखीस कर देगा कि जी ये इस्तेमाल कर लें। बात ये होती है डॉक्टर होता है, वो इतने साल पढ़ता है, उसको पता होता है। लाजमी नहीं है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है तो वो सर का दर्द या तो एक कहते हैं कि जी पानी जमा हो गया होगा, नज़ले का पानी जमा हो गया होगा, सर दर्द हो रहा है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई। देखिए इन बातों की वजह दर्द होता है, लेकिन उसको चेक करा ले। उसका हाल ये नहीं है कि जी आपने एक सर के दर्द की दवा खा लेनी और आपका सर का दर्द सही हो जाना है। अगर आपको एक आध दफा है तो समझ आता है, लेकिन अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू सो मच शेरी। और आपकी ये बात को मैं यहाँ पैनल पे भी लेना चाहूंगी। फरनाज, अक्सर देखें बच्चों में अचानक से जी वजन गिर गया तो बगैर ये देखे कि खुदा न खासा, भी हमने कल परसों इस पे भी शो किया कि डायबिटीज़ भी हो सकती है, बच्चे में शुगर ज़्यादा हो तो आपका वजन एकदम गिरता है। हम बजाय उस तरह की इंक्वायरी पे जाने के हम उसको भूख बढ़ाने की अद्वियात या सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। ये जो हम अपनी मर्जी से भूख बढ़ाना, कम करना, वजन कराना, घटाना या बढ़ाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, नोबडी इज़ चेकिंग कि इन सप्लीमेंट्स में भी समटाइम्स अब तो पता चला है कि स्टेरॉइड्स भी होते हैं। असल में एक मासूमियत है जो कि बहुत ख़तरनाक है जी। तो अगर मेरी बहन के बच्चे को एक चीज़ सूट किया या नेबर के बच्चे को एक चीज़ सूट किया तो वो ज़रूरी, और अगर स्पेशली सिस्टर के या भाई के तो जी हमारा तो खून एक ही है तो यही चीज़ मुझे भी सूट करेगी जो मेरी बहन को सूट की है, एंड वाइस वर्सा, ये वाली चीज़ चलती है। अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा है सिद्रा जाने की, और वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सप्लीमेंट्स भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के लिए तो इतनी कैलकुलेटेड डोज होती है अगर आप पीडियाट्रिक्स की बात करती हैं, लेकिन उसमें कई दफ़ा ज़्यादा डोज से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कहीं मुझे लगता है कि क्या ऐसे, आई एम जस्ट रेजिंग अ थॉट कि क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी लेबॉरेटरीज़ की भी बनती है कि वो ऐसे पैकेजेस रखें कि लोग रेडली टेस्ट्स आसानी से अफोर्ड कर सकें और करवा सकें। इसमें काफ़ी काम हो रहा है। बच्चों के मामले में हम वैसे तो बहुत मोहतात हैं, उनको हम बेहतरीन खिलाना चाहते हैं, बेहतरीन कपड़े पहनाते हैं, बेहतरीन स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेडिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम उतने ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। लाइक मिसाल के तौर पर बच्चा ज़्यादा रो रहा है, वो उसको ग्राइप वाटर दे दो, शायद पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर 2 साल से छोटे बच्चे के लिए ड्रॉपर वाला अगर पेन किलर या बुखार की दवा है, नहीं इसको ये सूट नहीं करता है, इसको ज़रा बड़ी उम्र वाला जो सिरप है बच्चे का वो 1 चम्मच पिला दो। ये जो हम उसके साथ खेल रहे हैं, इसका कितना नुकसान हो सकता है? इसका बहुत नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इसके ऊपर भी एक स्टडी हुई है कि कराची के भी डिफरेंट हाउस होल्ड्स में चेक किया गया, 500 बच्चे उन्होंने उठाए तो उसमें से 12 साल के कम साल की उम्र के 300 बच्चे उन्होंने लिए, तो पता चला कि 150 से ज़्यादा बच्चे को मदर सेल्फ मेडिकेट करती थी, और उसमें वेरियस मेडिसिन थी जिसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल थी, पेन किलर्स भी शामिल थे। अब ये जो है बेसिकली द मदर नीड्स टू बी अवेयर कि मदर बेसिकली बच्चे की बुखार या तबीयत ख़राब होते हुए उसका मतलब एक वीक पॉइंट होता है, तो वो शी डजंट वांट द चाइल्ड टू बी सिक, तो शी विल स्टार्ट मेडिकेटिंग हिम इवन बिफोर थोड़ा सा उसका सिम्टम्स शुरू हुए हैं तो पहले टाइलेनॉल दे दी, पहले पैरासिटामोल दे दी। ये देखिए कि कितना डेंजरस ट्रेंड है कि बच्चे को अगर बुखार हो, पहले 2-3 रोज हम खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हम कहते हैं ये दवा दे के देखो, ये दवा दे के देखो, फिर भी अगर सही नहीं हुआ तो डॉक्टर के ले जाएंगे। दैट इज द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक यू कुड बी मेकिंग, और इससे हो सकता है, और हम सब उम्मीद ये रखते हैं कि वो 2-3 रोज में बच्चा सेहतयाब हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसको पेन किलर से, मेडिसिन से रेजिस्टेंट बना रहे हैं, उसकी बॉडी के साथ खेल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द वेल बीइंग फॉर एवरीबडी। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिनका बहुत जिक्र हो रहा था, जिक्र खैर हो रहा था, अब उनकी आमद भी हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन, बिकॉज हम ये बात बार बार डिस्कस कर रहे थे कि अगर इल्ज़ाम दिया जाए या इस मामले को समझने की कोशिश की जाए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। अक्सर ये जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, ड्रग स्टोर्स हैं, उसमें क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं होते, लेकिन जनाब मशवरा आपको ज़रूर दिया जाता है। जिस तरह के शहरी भी अभी कह रहे थे कि कोई भी मर्ज़ बताइए, फौरी तौर पर अगर 2 सेकेंड के अंदर उसके लिए दवा
हाजिर ना की जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। डॉक्टर माहीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुझे बताइए कि ये जो इतना ज़बरदस्त मेरे ख्याल में एक तरह से एपिडेमिक और अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है सेल्फ मेडिकेशन की, आपकी क्या राय है इसमें? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट? द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, देखिए एक ट्रायो है डॉक्टर, पेशेंट एंड फार्मासिस्ट, लेकिन हमारी कंट्री में एक थोड़ी सी इलिटरेसी की वजह से फार्मासिस्ट इतना ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट नहीं है, सामने नहीं है। एंड फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि पेशेंट को गाइडलाइंस दे कि हाउ टू यूज़ द मेडिसिन, और मेडिसिन अगर प्रॉपर्ली यूज़ नहीं की जाएगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप प्रॉपर डोजेज नहीं ले रहे या आप प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे या उसमें प्रॉपर इंटरवल्स नहीं दे रहे तो वो प्रॉपरली अफेक्ट नहीं करेगी, वो हो सकता है ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है डॉक्टर माहीन, बिकॉज कई दफ़ा आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है कि ये दवा आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी है, 1+1+1। कोई इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी ये तो डॉक्टर ने ऐसे ही आपके साथ मजाक किया है, बस दिन में 3 लेनी है ना, वो रात को एक साथ ही 3 ले ली या सुबह 3 ले ली। व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट विजिलेंट विद आवर मेडिसिन? और ख़ास तौर पे जिस तरह कई लोग अगर शुगर के लिए ग्लूकोफेज लेते हैं तो उनको ये नहीं पता कि इसको खाने के बाद आपका शुगर लेवल एकदम ड्रॉप होगा। यू नीड टू ईट, खाने के साथ लें, खाने के आगे पीछे लें। यू हैव टू टेक इट विद योर मील। एंड अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो बहुत से पेशेंट्स जो है कंप्लेन करते हैं कि दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, सीवियर डायरिया, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो आप एम्प्टी स्टमक लेंगे तो वो जीआई ट्रैक को इरिटेट करती हैं। सही। तो उसको मील्स के साथ लिया जाता है। तो ये गाइडलाइंस फार्मासिस्ट पेशेंट्स को बताते हैं दैट यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन एम्प्टी स्टमक एंड दिस वन विद फूड विद मील्स एंड थ्राइस अ डे। एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने अब हॉस्पिटल में अपने देखा है कि छोटे बच्चों को मदर्स जो हैं वो बहुत इजीली एसिटामिनोफेन बहुत इजीली यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से लीथल डेथ्स हो रही हैं, लिवर डैमेजेस हो रहे हैं बच्चों के। और ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारी कंट्री में। क्या वजह है कि हम जब बात करते हैं कि बच्चे से आप इतनी मोहब्बत करते हैं और जाहिर सी बात है उसकी तकलीफ़ आप देख नहीं सकते। वी हैव ऑल्सो इनकलकेटेड इन आवर सिस्टम के हम बार बार ये कहते हैं कि जी बच्चे की तकलीफ़ सिर्फ माँ समझ सकती है, लेकिन माँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। यकीनन आप बच्चे को मदद करना चाहते हैं, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू टेक देम टू अ डॉक्टर। फरनाज, आप क्या कहेंगी? जो अभी हम थोड़ी देर पहले डोजेज की यहाँ पे जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर फरा ने भी बताया, Why are we being so careless? How do we actually लोगों को ये अवेयरनेस कैसे दी जाए कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो वो कर रहे हैं? एक तो अवेयरनेस के लिए लाइक आप शो कर रही हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से मैं हूँ, तो आई वुड जस्ट सेंड आउट दिस मैसेज कि उतने ज़्यादा फ्रंट पेजर न्यूज़ ये नहीं होती है या टॉक शोज़ में भी उतना ज़्यादा इसे नहीं हाईलाइट किया जाता कि जितना पॉलिटिकल है। बट हमारे पास इतना बड़ा मीडियम है तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए द मीडिया शुड प्ले इट्स पार्ट। अच्छा, ब्रेक में आप एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया था फरनाज के, एंड मे बी डॉक्टर फरा कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दैट, कि लोग एक तो होता है ना फरमाइशी प्रोग्राम। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक नई चीज़ हमने इन्वेंट की है, फरमाइशी प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पेशेंट अपने बारे में डॉक्टर से ज़्यादा जानता है और फरमाइश करके कहता है कि जी मुझे एंटीबायोटिक भी लिख के दीजिए, मुझे वही सूट करती है। बिल्कुल। जब मैं रिसर्च कर रही थी और मैं पूछ रही थी डॉक्टर से तो दे सेड कि हम इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर होते हैं फिजिशियंस कि पेशेंट्स बाकायदा नाराज़, रोना धोना, हम अब आएंगे नहीं, आप हमें एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं। एंड्स अप कि आप वायरल इन्फेक्शन के लिए जिसको 5-7 दिन लगने ही हैं ठीक होने में और उसकी वो दवा भी नहीं है, आप सिम्टोमेटिक, उसके लिए डॉक्टर्स भी प्रेशराइज होके लिख देते हैं एंटीबायोटिक। तो मैं यही डॉक्टर फरा से पूछना चाह रही थी कि क्या प्रेशर होता है? प्रेशर होता है क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो इस माइंड फ्रेम के साथ आता है कि उसको दवाई मिलेगी। आप अगर डॉक्टर पास वो आए और डॉक्टर को कह दे कि भाई आप ऐसे ही चले जाएं, तो वो कहेगा कि बिल्कुल ही फजूल डॉक्टर है। यू नो, आई थिंक माय बैक ऑफ द कंसल्टिंग फी भी ले ली और दवा भी नहीं दी। और बात असल में ये होती है कि डॉक्टर हैज टू, वी एज रिस्पांसिबल फिजिशियंस हैव टू रियलाइज कि यू नो कि हम लोग जो है वो बेसिकली गाइड कर रहे हैं पेशेंट को, एंड यू नो व्हाट एवर वी से। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में एक ओवरऑल सिचुएशन भी है। देखें, यहाँ पे हम समझते हैं कि लोगों के पास वसाइल की कमी, और इस वसाइल में
टाइम भी आपका इसी में शुमार होता है कि मेरे पास वक्त कम है, ज़िंदगी की भाग दौड़ है, बच्चों को स्कूल से लेना है, खाना भी पकाना है, उसमें हमारे पास नहीं है इतना टाइम कि हम बार बार डॉक्टर के जाएं। तो अगर हम अपने वक्त की कदर करें, ख़ास तौर पे आई थिंक वन रिक्वेस्ट दैट आई वुड वांट टू मेक टू ऑल द फिजिशियंस एज वेल इज़ कि आपके क्लिनिक आवर्स को पेशेंट के लिए आसान बनाएं। समटाइम्स यू ट्राई टू एंटरटेन मोर पेशेंट्स, तो वो कतारें लंबी हो जाती हैं, लोग उससे घबरा कर कहते हैं कि यहाँ 10 घंटे की वेटिंग से बेहतर है मैं केमिस्ट के पास जाऊँ और कोई दवा ले लूँ। सो आई थिंक यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट डॉक्टर माहिन कि इट्स अ ट्रियो, people need to work together and मैं एक रिसर्च हम लोगों ने कंडक्ट की थी ऑन पाकिस्तानी चिल्ड्रंस के सेल्फ मेडिकेशन पेरेंट्स कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें सिद्रा 45% जो पेरेंट्स थे जी वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स यानी पढ़े लिखे पेरेंट्स थे जिनको थोड़ी नॉलेज होती है और थोड़ी सी नहीं होती है, तो वो समझते हैं कि हम सबसे अच्छे डायग्नोज कर सकते हैं बच्चे की सिकनेस को। यानी ये वो चीज़ है जो पढ़ा लिखा तबका भी हमारे यहाँ कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखें इंटरनेशनली तो उनको पता होता है कि मैं किन किन चीज़ों से मुझे एलर्जी है। बच्चे को पता है कि पीनट से एलर्जी है, नट्स नहीं खा सकते, फलाना दूध नहीं पी सकते, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या फिर ग्लूटेन नहीं खा सकते। पाकिस्तान में हमने ये बच्चों के लिए भी यानी वी जस्ट डोंट नो द बेसिक्स about our children. Farnaz, can we do more in this regard? We can do more and you are doing more. लेकिन ये है कि हमें आई थिंक पॉलिसी मेकर्स के साथ ये पुश थ्रू करने की ज़रूरत है कि हमें फार्मेसीज़ का चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जाता है। हम जैसे आप कह रही थी लैब्स वाले इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराएं। डॉक्टर्स की टाइमिंग्स के हवाले से आपने बात की, तो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करने, पब्लिक सर्विस मैसेजेस बार बार रन आउट करने कि प्लीज़ आप ना दें खुद से। द प्राइस फैक्टर पर्टिकुलरली अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें, बिकॉज ईसा लेबोरेटरीज इज ट्राइंग टू सब्सिडाइज दीज टेस्ट ताकि आपके लिए वक्त भी यानी आप तेज़ी से ये टेस्ट करा सकें और इसके पैसों में भी करवा सकें। बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली बहुत सपोर्ट करते हैं डिज़र्विंग लोगों को और हम पब्लिक में कैंप्स लगाते हैं जिसमें डॉक्टर्स हम फ्री में बिठाते हैं और हम एजुकेट भी करते हैं उनको। फार्मासिस्ट भी होते हैं हमारे साथ, पूरी हमारी टीम होती है इन वेरियस लोकेशन वी डू दैट। और स्पेशली स्लम्स एरिया में हम लोग बहुत जाते हैं। तो मतलब द थिंग इज दैट इट्स अस वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट बट वी डू नीड सपोर्ट। और आई जस्ट वांट टू मेंशन वन लास्ट थिंग कि इतना अलार्मिंग है, अब मैं ये मेंशन करते हुए जाऊँ क्योंकि पाकिस्तान में 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर होती हैं ड्यू टू ड्रग misuse. That is a very important point. I think ये अगर if this does not drive the message home, I don't know what will, कि पाकिस्तान में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अद्वियात का इस्तेमाल गलत तरीके से किया होता है। ये अपने आप खुद करते हैं या गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मिसिंग लिंक, जैसे डॉक्टर माहिन ने भी पॉइंट आउट किया, इज़ द फार्मासिस्ट। हमारे यहाँ बहुत आसान है किसी भी ड्रग स्टोर के ऊपर फार्मेसी लिख लेना, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है या नहीं ये किसी को पता नहीं होता है। राइट डॉक्टर माहिन? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और दूसरी बात, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को जो है इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि दे शुड ओबे व्हाट फार्मासिस्ट इज सेइंग। They don't follow the instructions which is given by a pharmacist, and there are some fake license and on the pharmacies, and they are conducting, and they are just laymen, they are not pharmacists. That's where the policy makers have to come through. लेकिन जो पढ़ा लिखा जो qualified pharmacist भी आपको कह रहा है, जहाँ पे अभी बात की गई कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग, अच्छे खाते पीते घराने के, अच्छे कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स, वो भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। वी कैन नॉट स्ट्रेस दिस पॉइंट इनफ। फिर भी मेरे ख्याल में एंड करते हुए दोबारा यही कहना चाहेंगे, नीम हकीम वबाल जान। अगर आपको नहीं पता कि आप किस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसकी रेजिस्टेंस, इट कैन एक्चुअली प्ले अ हैवॉक विद योर वेल बीइंग एंड योर हेल्थ। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट। इसी के साथ अपने पूरे पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।